नमस्कार, मैं हूं खुशबू। राजस्थान के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। पंजाब के घटनाक्रम के बाद लोगों की नजरें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालात पर टिकी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से टेलीफोन पर बात की है। सोनिया ने गहलोत से प्रदेश के राजनीतिक हालात पर बातचीत की है। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार समेत संगठन के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इससे 3 दिन पहले 17 सितंबर को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। पायलट की राहुल गांधी से करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई। बताया जा रहा है कि पंजाब के घटनाक्रम के बाद मौजूदा हालात में पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों की मुलाकात करीब 1 साल बाद हुई है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि सचिन पायलट की इस मुलाकात में भी राजस्थान के राजनीतिक हालात के साथ ही 3 अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। पार्टी संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव तथा पायलट के खुद की भूमिका को लेकर चर्चा हुई थी। खबरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पंजाब के सियासी घटनाक्रम के बाद राजस्थान में तेजी हो रही है। राजनीतिक हलचलों के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि अगले महीने तक मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव होने की संभावनाएं हैं। सब कुछ पहले से तय माना जा रहा है। पार्टी केवल सीएम अशोक गहलोत के स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है। गहलोत के स्वास्थ्य में अभी सुधार हो गया है और वे फिर से कामयाब करने में सक्रिय हो गए हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच प्रियंका गांधी के नजदीकी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी एक ट्वीट कर इसमें तड़का लगा दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब की हवाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मौसम बिगाड़ सकती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को एक अहम सौगात देने जा रहे हैं। 19 नवंबर के अवसर पर प्रदेश में मुख्यमंत्री महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर जागरूकता के मकसद से उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। 200 करोड़ की इस योजना में प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के बीच निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आगामी 19 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की समस्त महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और विभिन्न रोगों से बचाव के लिए महत्वाकांक्षी उड़ान योजना का शुभारंभ किया जाएगा। योजना के तहत विद्यालयों, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए चरणबद्ध रूप से सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उड़ान योजना के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। छात्राओं और किशोरियों को बेहतर हेल्थ एवं हाइजीन के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण दायर बढ़ाकर यह सुविधा आवश्यकता अनुसार प्रदेश की सभी महिलाओं को चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से महिला स्वास्थ्य संबंधी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। योजना में राजस्थान स्वास्थ्य सेवाएं कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार नैपकिन की मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के अंतर्गत खरीद की जाएगी। स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से नैपकिन का मुफ्त वितरण किया जाएगा। 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे प्रशासन शहरों के संगम अभियान में सरकार ने हजारों कॉलोनियल को बड़ी राहत दी है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया है। सरकार अब उन कॉलोनियों में का नियमन कर सकेगी जिनमें नियमानुसार फैसिलिटी एरिया की जमीन नहीं है। इस निर्णय से उन लोगों को बड़ा फायदा होगा जिनके मकान फैसिलिटी एरिया की जमीन पर बने हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा डेवलपर्स को होगा क्योंकि ऐसी कॉलोनियों का पहले नियमन नहीं होता था, लेकिन अब कॉलोनियों का नियमन भी होगा। इसके बदलाव लिया जाने वाला एक एक्स्ट्रा फीस भी डेवलपर को नहीं देकर वहां के सभी भूखंड धारियों से वसूला जाएगा। आपको बता दें कि अब उन्हीं कॉलोनियों का नियमित होना जिनमें कल जमीन का 40% सुविधा क्षेत्र के लिए रखी गई हो, जबकि 60% जमीन अवेलेबल होती थी। सरकार के ऐसे कॉलोनियों के नियमन का रास्ता अब साफ हो गया है। सरकार का यह निर्णय उन लोगों को फायदा देने वाला है जिनके मकान फैसिलिटी की जमीन पर बने हैं, लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कॉलोनी के अन्य लोगों को होगा। सुविधा क्षेत्र जैसे पार्क के अलावा पानी, बिजली के स्टेशन, कचरा डिपो के लिए जमीन नहीं होने से लोगों को हो रही नुकसान है। वहीं भविष्य में भी इस तरह की कॉलोनियों बसाने का चलन चला जाएगा। विकासकर्ता ज़्यादा पैसा कमाने के लिए फैसिलिटी की जमीन को ही बेच देंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा पिछले दिनों विधानसभा में पारित किया गया बाल विवाह रजिस्ट्रेशन विधेयक विवादों में है। इस विधेयक
को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 पर चिंता प्रकट की और कहा कि यह बाल विवाह को वैध बनाता है और नाबालिगों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य अधिक पीड़ितों तक पहुंचना था। यह बाल विवाह को कानूनी नहीं बनाता है। राजस्थान सरकार के इस विधेयक के अनुसार विवाह पंजीकरण अधिकारी बाल विवाह का पंजीकरण प्रखंड स्तर पर इस प्रावधान के साथ करेंगे कि अगर शादी के समय लड़की की उम्र 18 से कम और लड़के की उम्र 21 से कम थी तो उसे माता पिता को निर्धारित प्रारूप में ज्ञापन देकर 30 दिनों के लिए भीतर पंजीकरण अधिकारियों को सूचित करना होगा। इसके आधार पर निबंधन अधिकारी इसे बाल विवाह के रूप में पंजीकृत करेंगे। अलवर में युवक की पीट कर हत्या मामले में सियासी तूल पकड़ लिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और अलवर की घटना को जंगल राज जैसा बताया है। इस हत्या में दूसरों संप्रदाय के लोगों ने जारी से बात की। एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। वसुंधरा ने अभी तक इस हत्या के लिए मॉब लिंचिंग धाराएं न जोड़ने के लिए सरकार को फटकार लगाई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज जारी अपनी ट्वीट प्रतिक्रिया में अलवर की घटना का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट कर हत्या कर देना जंगल राज का उदाहरण ही तो है। राज्य ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और दोषी को सख्त सजा दिए जाने की पैरवी भी की है। साथ ही उन्होंने मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर विचार करने की भी अपील की है। दरअसल अलवर जिले के बड़ौदा में थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीणाबास में 15 सितंबर को योगेश जाटो नामक युवक भरतपुर बाइक से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में बाइक से एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके बाद बच्चे को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इसके बाद वहां मौजूद समाज विशेष के लोगों की भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई शुरू कर दी। युवक योगेश जाटव की बेरहमी से पिटाई होने के बाद उसे गंभीर अवस्था में देर रात जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। नशे की लत से ग्रसित और हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त व्यक्तियों और परिवारों के पुनर्वास के लिए चल रही नवजीवन योजना के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सीएम गहलोत ने 25.75 करोड़ अतिरिक्त बजट को भी मंजूरी दी है। साल 2009 में हथकढ़ शराब से जुड़े परिवार के पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के सकारात्मक परिणाम के मद्देनजर बजट 2021 और 22 में योजना के विस्तार तथा नशे की लत के खिलाफ राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान की घोषणा की गई थी। वहीं इसके चलते पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा की याद में नशे की लत के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक नशे की लत से ग्रसित व्यक्तियों और परिवारों के चिन्हीकरण और पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के लिए 22.60 करोड़ रुपए एवं किए जाएंगे। इसके तहत लक्षित समूह के 5,000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राजस्थान में बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर जनसंख्या नियंत्रण कानून कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भरतपुर पहुंचे। यहां पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समुदाय विशेष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में तीर और तलवार लेकर कुछ नहीं किया जा सकता, बल्कि वोट का अधिकार है और वोट के बल पर ही कोई आगे बढ़ सकता है। आज मेवात क्षेत्र में समुदाय विशेष का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोग पंचायत प्रधान से लेकर विधायक तक बनते जा रहे हैं और समुदाय विशेष के लोगों की जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है। होने के कारण ये लोग राजनीति में सभी पदों पर काबिज होंगे, ऐसी स्थिति पूरे देश में होने वाली है। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि यदि समुदाय विशेष की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो हमारे सनातन धर्म का क्या होगा और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी। उन्होंने बताया कि हमारे मंदिरों का क्या होगा, क्योंकि ये लोग तो जनसंख्या बढ़ाकर आने वाले समुदाय में हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने देश के सभी राज्यों के सीएम और देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि ऐसी स्थिति आगे चलकर विस्फोटक बन सकती है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराया जाए। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करते हुए
2 बच्चे पैदा करने के नियम को लागू करने की भी मांग की है। केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान को मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर चुना था, लेकिन कोरोना के चलते पर्यटन विकास की योजनाएं रुक गई थी। अब स्थिति सामान्य है, इसलिए राजस्थान को देश के अव्वल पर्यटन प्रदेश के तौर पर विकसित करने की योजना पर दोबारा काम शुरू हो रहा है। पूर्ववर्ती राज्य सरकार में केंद्र से 5 सर्किट मंजूरी होकर आए थे। अब गहलोत सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 सर्किट को इस वर्ष के अंत तक मंजूरी, तो कुल 738 करोड़ के इन सर्किट से राजस्थान पर्यटन की दिशा और दशा बदल सकती है। प्रस्तावित सर्किट में रिलीजियस सर्किट यानी कि 438 करोड़, मेगा डेजर्ट सर्किट 100 करोड़, ट्राइबल सर्किट 100 करोड़, इको टूरिज्म सर्किट 100 करोड़ का है। देश में शुरू से राजस्थान पर्यटन का पायोनियर रहा है। बीच के वर्षों में आधारभूत ढांचे के विकास में पिछड़ने से राजस्थान पर्यटन ने अपना अव्वल दर्जा खो दिया था। अब केंद्र में मोदी और प्रदेश में गहलोत सरकार बनने के बाद पर्यटन को प्राथमिकता तौर पर रखा गया है। कोरोना प्रभावित प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन का योगदान बढ़ाने में मकसद सर्किट की मंजूरी से प्रदेश पर्यटन उत्पादकों को यूनिक फीचर के साथ सामने लाने का उद्देश्य है। केंद्र सरकार राजस्थान को सबसे अहम पर्यटन राज्य मानता है। राज्य ने केंद्र को 438 करोड़ का रिलीजियस सर्किट, 100 करोड़ के मेगा डेजर्ट, इको टूरिज्म और ट्राइबल सर्किट के प्रस्ताव दोबारा भेजे हैं। केंद्र की टीम ने इन्हें सैद्धांतिक तौर पर मंजूर कर दिया है। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी वेव नहीं आई तो इस वर्ष के अंत तक इनके लिए 738 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल जाएगी। तो यहाँ आपको बता दें कि अजमेर जिले के परौली क्षेत्र के किशोरी का अपहरण कर बलात्कार मामले में कार्रवाई को लेकर पीड़ित पक्ष ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। मामले में परौली पुलिस अजमेर जिले के परौली क्षेत्र की किशोरी का अपहरण कर बलात्कार मामले में कार्रवाई को लेकर पीड़ित पक्ष ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। मामले में परौली पुलिस ने परिवार में रखकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक को दी रिपोर्ट में पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि 9 सितंबर को 15 वर्षीय किशोरी शाम 5 बजे घर से निकली, उसके बाद नहीं लौटी। परिजनों ने किशोरी की अपहरण की आशंका जताते हुए 17 सितंबर को परौली थाना में रिपोर्ट दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर किशोरी को अजमेर से मुक्त कराया। आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता का मेडिकल कराया। आक्रोशित परिजन पुलिस अधीक्षक ने मिले हैं। एसपी को रिपोर्ट में बताया कि किशोरी को वैन में चाकू दिखाकर अपहरण कर ले जाया गया, रास्ते में बलात्कार किया गया। आरोपी अश्लील फोटो खींच लिए वायरल करने की धमकी दी। 2 दिन तक बंधक बनाकर अजमेर में रखा। परौली थाने के एसएसआई गोपाल लाल शर्मा ने बताया कि एसपी से परिवार मिला है, जांच कर रही है, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के जयपुर के अधिकारियों के एक फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में टेक्निकल हेल्पर कर्मचारियों ने तबादले की सूची जारी की गई। इस तबादला सूची में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस तबादला सूची में उस कर्मचारी का तबादला कर दिया गया है जिस कर्मचारी की मौत करीब 7 माह पहले हो चुकी थी। इतना ही नहीं, इस कर्मचारी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्त भी मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक टेक्निकल कर्मचारी कमलेश कुमार सेठी की फरवरी माह में ही समोदा इलाके में एक हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति भी मिल चुकी है, लेकिन हाल ही में जयपुर डिस्कॉम द्वारा जारी की गई तबादला सूची में कमलेश कुमार सेठी का तबादला फागी कर दिया गया। इसके जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अधिकारी किस नशे में रहते हैं या फिर अनजाने में कोई गलती हुई है। राजस्थान पर्यटन विभाग भी अन्य राज्यों की तर्ज पर पर्यटक को आकर्षित करने के लिए नवाचार करने जा रहा है। तकनीकी के इस दौर में पर्यटन सीजन में आगामी दिनों में कोरोना के अनलॉक के दौरान में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटकों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पर्यटन विभाग का आधिकारिक मोबाइल ऐप जल्द ही गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। देशी विदेशी और स्थानीय सभी पर्यटकों के लिए एक विश्वसनीय यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में मददगार होगा। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस एप्लीकेशन का iOS संस्करण भी लॉन्च होगा। पर्यटन विभाग के निदेशक निशांत जैन ने बताया कि राजधानी जयपुर सहित देश भर के पर्यटन स्थलों की संपूर्ण जानकारी को ऐप में साझा किया जाएगा। केरल, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर तकनीक का पूरा इस्तेमाल करने से एक क्लिक पर घर बैठे रोचक जानकारी पर्यटन को उपलब्ध होगी।
इससे वह यहाँ घूमने आ सकेंगे। इस ऐप पर प्रदेश में पर्यटन स्थल और वहाँ यातायात के साधन जैसे सेवाओं से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध होगी। वेबसाइट के अलावा ये आधिकारिक ऐप अधिक विश्वसनीय और सटीक जानकारी प्रदान करेगा। पर्यटन विभाग द्वारा फोटोग्राफी प्रतियोगिता ऑनलाइन की गई थी और इस प्रतियोगिता में विजेताओं को भी विश्व पर्यटन दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के वीर शिरोमणि हल्दी घाटी युद्ध के विजेता महाराणा प्रताप की प्रतिमा अब विदेशी धरती पर उनके यश व संघर्ष की गाथा कहेगी। जयपुर स्थित भारतीय शिल्पकला स्टूडियो में मूर्तिकार महावीर भारती और निर्मला कुल्हारी द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा में वह अपने प्रिय हाथी राम प्रसाद पर सवार हैं। इसे अगले माह दुबई में स्थापित किया जाएगा। अभी तक महाराणा प्रताप अपने स्वामित्व चेतक पर सवार प्रतिमाओं में ही देखे गए हैं, लेकिन इसमें वह राम प्रसाद पर सवार नजर आएंगे। विदेशी धरती पर उनकी यह पहली प्रतिमा स्थापित होगी। महाराणा प्रताप की हाथी राम प्रसाद पर सवार के साथ चेतक पर सवार प्रतिमा भी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही राजस्थान के राजसी वैभव, बलिदान, स्वाभिमान व रूप सौंदर्य की मूरत महारानी पद्मावती और गंगा नहर का निर्माण कर राजस्थान के भागीरथी कहलाए जाने वाले महाराजा गंगा सिंह की भव्य प्रतिमा भी तैयार की गई है। ये चारों प्रतिमा दुबई में शारजहां में समुद्र के किनारे चोखी ठाणी रिसोर्ट में स्थापित की जाएगी। दुबई एक्सपो में विजिट करने वाले पर्यटकों को भारत के गौरवशाली इतिहास का महत्वपूर्ण अंग रहे इन विभूतियों की अद्वितीय प्रतिमाओं के अवलोकन का अवसर मिलेगा। चोखी ठाणी के डायरेक्टर मेहुल वसनानी ने बताया कि मूर्तिकार महावीर भारती का चयन उनकी गुणवत्ता व वचनबद्ध कार्यशैली को देखकर किया गया। इन सभी प्रतिमाओं के साथ उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शिलापट के द्वारा उकेरी भी जाएगी। मूर्तिकार महावीर भारती ने बताया कि हाथी पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा 14 फीट ऊंची और 2 टन वजनी है, जिसमें महाराणा प्रताप राजसी पोशाक और वैभव के साथ विराजमान हैं। एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में स्वर्ण मुद्राओं व धन से भरी पोटली है, इसी तरह की प्रतिमा है। अयोध्या, द्वारिका, आनंद, झालवाड़ा, प्रतापगढ़, सरदार शहर, रतला आदि स्थानों पर स्थापित की जा चुकी है। हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों और अधिकारियों के बीच विवाद का मंगलवार को पटाक्षेप हो गया। भाजपा के करीब 30 पार्षदों के सामने विद्युत शाखा के उपायुक्त एसके विसारिया ने दुर्व्यवहार पर माफी मांगी और भाजपा पार्षद सुरेश नवरिया सहित अन्य पार्षदों ने माफ कर दिया। पार्षद मनीष पारेख ने कहा कि सोमवार की घटना के बाद 11 बजे बैठक बुलाई गई थी। आयुक्त के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने व्यवहार पर माफी मांगी। क्षमावाणी के पर्व सभी पार्षदों ने उन्हें माफ कर दिया। पार्षद कुसुम यादव ने आयुक्त अवधेश मीणा से कहा कि भाजपा पार्षद के वार्ड में काम नहीं हो रहा है, छोटे कामों के लिए मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आयुक्त ने आश्वासन किया कि सभी वार्डों में समान रूप से काम कराए जाएंगे। साथ ही वाटर कूलर, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट समान रूप से लगाने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इसकी निगरानी मैं खुद करूंगा और इसमें कुछ गड़बड़ी मिले तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अक्सर भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र में वारदातें करने वाली इन गैंग के बदमाश अब धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह का एक नया मामला जयपुर शहर से सामने आया है, जब सोने की माला खुदाई में मिलने की बात कहकर ठगों ने लोगों को ठगने की कोशिश की। रुपए की ज़रूरत बताते हुए माला आधे दामों में ही बेचने की बात कही गई, लेकिन ठगों से गलती ये हो गई, उन्होंने सीधे पुलिस वालों को ही गलती से फ़ोन कर दिया। पुलिस वालों ने अपने अफसरों को ही इसकी सूचना दी और उसके बाद प्लानिंग कर पूरी गैंग को ही धर लिया। मामला मालपुरा गेट थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि मसरा राम और सोपा राम नाम के 2 ठगों को दबोचा गया है। मसरा राम ने थाने के ही एक कांस्टेबल के निजी नंबर पर फ़ोन कर दिया और बताया कि उसे ये नंबर कहीं से मिला है। उसने बताया कि उनके घर की खुदाई के दौरान सोने की 2 माला मिली हैं। मकान बनाने के लिए उनको रुपए की ज़रूरत है। अगर ये माला खरीदनी है तो आधी कीमत पर बेची जा सकती है। इस पर कांस्टेबल ने दोबारा फ़ोन करने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। बाद में अपने अफसरों को इसकी सूचना अफसरों ने कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनकर सिविल ड्रेस पहनकर ठगों तक जाने के लिए कहा, जिसके बाद गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि दोनों ठग टटलूबाजी कर लोगों को ठगते थे, जिससे सोने की माला बताया गया है वे धात की सामान्य माला है और सोने का पानी इस पर चढ़ाया गया है। अब दोनों से पूछताछ की जा रही है।
राजधानी जयपुर के कई शिक्षण संस्थानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश अवलोकन करते हुए बकाये फीस के कारण विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस बंद किए जाने, विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित किए जाने की शिकायत लंबे समय से अभिभावक एकता संघ राजस्थान सहित विभिन्न अभिभावक संगठन कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर मंगलवार को भी अभिभावक स्कूल पहुंचे और ज्ञापन दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक घनश्याम दत्त जाट ने जयपुर के MGD महेश्वरी पब्लिक स्कूल और सुबोध पब्लिक स्कूल के संचालकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करवाए जाने, ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ किए जाने के लिए पाबंद किए जाने के लिए CBSE के संभागीय निदेशक को पत्र लिखा है, जिसकी प्रति स्कूलों के प्राचार्य को भी भेजी गई है। एकता आंदोलन राजस्थान के संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना स्कूलों की तानाशाही को दर्शाता है। अब समय आ गया है कि CBSE और शिक्षा विभाग को पर बड़ी कार्रवाई की जाए। जिन स्कूलों ने अभिभावकों के साथ मासूम बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दी है, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए APN न्यूज़।